गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है क्या? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है क्या? स्टार्ट करें। ऑडियो आ रहा है सभी को? एक बार आप लोग कंफर्म कर दें, फिर हम शुरू करें क्लास। तो DFCCIL और रेलवे के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे थे, आज उसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। तो जैसा कि मैंने कहा था 3 पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे। इसका तीसरा और लास्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। PDF ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है। तीनों पार्ट की कंबाइन करके PDF भी आपके फोल्डर में डाल दी गई है। शुरू करें। तो एक तो मैंने आपको बताया था, रेलवे के अंडर में जो कई सारी कंपनीज, कई सारे PSUs वगैरह आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत, उनके बारे में पहले बात करेंगे। तो DFCCIL रेलवे का जो हमारा थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है आज, कंबाइंड PDF और ये वाली PDF दोनों आपके फोल्डर में डाल दी गई है। तीनों पार्ट की कंबाइंड और अलग अलग भी तीनों अवेलेबल है। पहला टॉपिक है कंपनीज या PSU जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आते हैं। छोटे मोटे और भी हैं कई, पर हम इंपॉर्टेंट वाले बस बात कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं बस वो बात कर रहे हैं। आमिर, यूट्यूब पे भी ये लेक्चर आएगा? हाँ, मैंने ऑलरेडी कमिट किया था कि DFCCIL रेलवे 3 पार्ट का है, यूट्यूब पे भी डाल देंगे। तो 2 क्लास यूट्यूब पे गई हुई है, ये लेक्चर भी यूट्यूब पे रहेगा और उसके डिस्क्रिप्शन में PDF भी रहेगी, जैसे कि मैंने पहले कमिट किया था। देखो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFCCIL, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आने वाली कंपनीज या PSU वन बाय वन देखें। सबसे पहले DFCCIL, इसके बारे में तो डिटेल में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। DFCCIL खुद भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आता है, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। दूसरा एक PSU है कॉनकोर, कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। तो लॉजिस्टिक, कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजों पे काम करता है ये। तो कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकोर, हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत ही एक कंपनी कॉनकोर, और ये नवरत्ना कंपनी है। मैंने बताया था जो भी हमारे PSUs हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे ऊपर लेवल की जो कंपनीज हैं उन्हें हम कहते हैं महारत्ना। सबसे ऊपर लेवल की जो कंपनीज होती हैं उन्हें कहते हैं महारत्ना। जीके एंड करंट अफेयर्स सब्जेक्ट के अंदर हमने महारत्ना पढ़ाया हुआ है। महारत्ना का मतलब पहले किसी उस कंपनी को नवरत्ना स्टेटस होना चाहिए। कंपनी लगातार 3 साल उसका जो एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए। टैक्स काटने के बाद मुनाफा जो है लगातार 3 साल 5,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। कंपनी की प्रेजेंस इंडिया के बाहर भी होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी होने चाहिए। तो महारत्ना कंपनी की जो क्राइटेरिया है, 4-5 कंडीशन मैंने बताए थे। एक, पहले तो वो कंपनी नवरत्ना हो, तब वो महारत्ना बन सकती है। नवरत्ना होने के साथ साथ और भी कंडीशन है, कम से कम 3 साल में, हर साल, लगातार 3 साल, हर साल 25,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर हो। एनुअल टर्नओवर मतलब इतना बिजनेस किया हो कंपनी ने। ये पढ़ा चुका हूं मैं जीके करंट अफेयर में, महारत्ना क्या होते हैं। 25,000 करोड़ लगातार 3 साल, हर साल 25,000 करोड़, 25,000 करोड़, 25,000 करोड़, 3 साल लगातार कम से कम इतना टर्नओवर हो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट है वो कम से कम 5,000 करोड़ होना चाहिए 3 साल लगातार। ये होना चाहिए 5,000 करोड़ 3 इयर्स, लगातार 3 साल, 3 साल का मिलाकर नहीं, लगातार लास्ट 3 इयर्स, लगातार 3 साल 5,000 करोड़ से ऊपर, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़, ऐसा होना चाहिए। कंपनी का इंटरनेशनल प्रेजेंस होना चाहिए, मतलब इंडिया के बाहर भी वो कंपनी काम करती हो। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं महारत्ना होने के लिए। ठीक, कंपनी पहले नवरत्ना हो, पहली कंडीशन कंपनी नवरत्ना होनी चाहिए। नवरत्ना होने के बाद लगातार 3 साल कम से कम 25,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर, इतना बिजनेस किया होना चाहिए। लगातार 3 साल, तीनों साल
5,000 करोड़ कम से कम नेट प्रॉफिट आना चाहिए टैक्स काट कर। 5,000 करोड़ 3 साल का मिलाकर नहीं है, 5,000 करोड़ इस साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल। टर्नओवर भी 3 साल, 1 2 3, 25,000 करोड़ तीनों साल होना चाहिए, इस साल भी, अगले साल भी, उसके अगले भी। 5,000 करोड़ टैक्स काट के प्रॉफिट, 5,000 करोड़ लगातार 3 साल होना चाहिए, और इंटरनेशनल प्रेजेंस होना चाहिए, और लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, तब उसको महारत्ना बोलते हैं। तो जो टॉप कंपनीज हैं, नेटवर्थ 15,000 करोड़ विकास, ये बात भी ठीक है। कंपनी की जो नेटवर्थ है 15,000 करोड़, ये भी है, पढ़ा रखा है जीके करंट अफेयर में, सारी कंपनी की लिस्ट लिखवाई हुई है। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ महारत्ना नवरत्ना क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, क्योंकि कॉनकोर नवरत्ना कंपनी है। तो महारत्ना में टॉप कंपनीज इंडिया की IOCL, ONGC, BPCL, कोल इंडिया, PGCIL मतलब पावर ग्रिड, भेल, NTPC, जो टॉप कंपनीज हैं वो सब महारत्ना है। उसके बाद आती है नवरत्ना, महारत्ना के बाद आती है नवरत्ना, और नवरत्ना के बाद आती है मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। तो इस तरह से PSUs को कैटेगराइज किया गया है। टॉप PSUs महारत्ना होते हैं, उसके बाद अगला होता है नवरत्ना, उसके बाद होता है मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। ठीक है, देखो, तो कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है कॉनकोर का, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, ये भी नवरत्ना कंपनी। HAL का भी क्या स्टेटस है विनमय? HAL का क्या स्टेटस है बताओ? नवरत्ना कंपनी थी, अभी क्या स्टेटस है इस समय HAL का? पढ़ा रखा है मैंने ये भी। HAL भी अपग्रेड होकर किसमें आ चुकी है, चेक करो। कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकोर, हेड ऑफिस नई दिल्ली है। कॉनकोर नवरत्ना कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आती है। इसका क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ कंटेनर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ कंटेनर। HAL पढ़ाया है मैंने करंट अफेयर में, बता दिया था कि HAL भी अपग्रेड होके महारत्ना कंपनी कब बनी है, अभी जल्दी ही। उसके अलावा RFC, PFC, कई सारी कंपनीज बताई थी मैंने। HAL का लेवल भी बढ़ गया। तो इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 1988, मार्च 1988 में कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी ये। कॉनकोर जो है इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कंटेनर हैंडलिंग में काम करती है। मार्च 1988 में कंपनीज एक्ट के तहत इसका गठन हुआ था। कॉनकोर 1989 से इसने वर्क शुरू किया, और जो 7 इनलैंड कंटेनर डिपो हैं उस नेटवर्क को ये मैनेज करती, मेंटेन करती है। 7 इनलैंड कंटेनर डिपो रेलवे के, उनको मेंटेन करना, उनको मैनेज करना इसका काम है कॉनकोर। मतलब काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ कंटेनर्स। इसमें ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ कंटेनर, ये इसका काम है। ठीक, 2 लाइन हर कंपनी के बारे में जानना है बस। इरकॉन, इरकॉन ये भी नवरत्ना स्टेटस है, इसको भी नवरत्ना स्टेटस है। हेड ऑफिस इसका भी नई दिल्ली। तो रेलवे की ज्यादातर जो कंपनीज है, ज्यादातर मैक्सिमम आपको हेडक्वार्टर नई दिल्ली दिखेंगे। तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ये भी नवरत्ना कंपनी है, हेड ऑफिस नई दिल्ली। इरकॉन इंटरनेशनल इसका अभी नाम है, पहले नाम इसका इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड था, बाद में इसका नाम बदल के इरकॉन इंटरनेशनल सिंपली कर दिया गया था। तो इरकॉन इंटरनेशनल, इसका नाम बदल के बाद में इरकॉन इंटरनेशनल हुआ। पहले नाम ये भी था, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इरकॉन जो है वो इंडियन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करती है। ये इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, स्पेशलाइज्ड इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। 1976 में बनी थी, कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। 1976 में इंडियन रेलवेज ने इसको बनाया, कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। इसका मुख्य काम रेलवे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन, इंडिया में भी और बाहर भी। रेलवे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन इंडिया में भी और बाहर भी, इंटरनेशनल लिखा है ना नाम में, तो इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह रेलवे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन। इरकॉन हैज सिंस डाइवर्सिफाइड, इरकॉन ने अपने काम को और डाइवर्सिफाई भी कर दिया। रेलवे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करते थे इंडिया में और विदेश में भी, इरकॉन ने तब से अपने वर्क को काफी डाइवर्सिफाई भी किया है, और दूसरे ट्रांसपोर्ट और इंफ्रा सेगमेंट में भी इंटर कर गई है, दूसरे ट्रांसपोर्ट और इंफ्रा सेगमेंट में भी इंटर कर गई है, और इसने दुनिया में कई जगह अपना बिजनेस को विस्तार किया। इसका नाम बदल के जो इरकॉन इंटरनेशनल हुआ था वो 1995 में किया गया था। पहले नाम ये चलता था जो शुरू में लिखा हुआ है, नाम इसका जो बदला गया था इरकॉन इंटरनेशनल, ये जो नाम दिया गया है ये अक्टूबर 1995 में, और नवरत्ना स्टेटस इसको 2023 में दिया गया है। इरकॉन नवरत्ना बनी है 2023 में। HAL का जरा महारत्ना स्टेटस का देखना, मंथ क्या था, HAL किस महीने में डिक्लेयर हुई है, जरा मंथ देख लो।
HAL का बिजनेस बहुत बड़ा है, पिछले 5 साल में HAL का बिजनेस बहुत बड़ा है। नवरत्ना से महारत्ना तक की जर्नी जो है, उसका बिजनेस बहुत एक्सपेंड हुआ है। ऑर्डर बुक वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है HAL की, मतलब विदेशी ऑर्डर भी मिल रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी काफी ऑर्डर मिल रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नवरत्ना स्टेटस 2023 में इसको नवरत्ना डिक्लेयर किया गया था इरकॉन को। इरकॉन इज वेल नोन फॉर अंडरटेकिंग चैलेंजिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट स्पेशली इन डिफिकल्ट टेरेन। तो जो डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं वहां पे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। काफी डिफिकल्ट जो टेरेन्स हैं, काफी डिफिकल्ट जो एरियाज हैं, चैलेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये जाना जाता है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। इरकॉन 1650 से ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट भारत में और 900 मेजर प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में लगभग कर चुका है अभी तक, 31 देश मिलाकर। 31 देशों में लगभग इतने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है ये, ठीक है। फिर इसके बाद आता है IRCTC। IRCTC, इसके थ्रू आप रेलवे की टिकट बुकिंग, IRCTC के द्वारा आप टूर बुक कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा या और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां भी जा सकते हैं, फूड ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो IRCTC ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, कैटरिंग एंड टूरिज्म नाम में लिखा हुआ है, देखो। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, ये भी नवरत्ना कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत। ये भी नवरत्ना कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत। नाम में लिखा हुआ कैटरिंग एंड टूरिज्म, तो क्या क्या वर्क, ये प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल आर्म है इंडियन रेलवेज का, फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कैटरिंग सर्विसेज एंड प्रमोट रेल बाउंड डोमेस्टिक एंड इनबाउंड टूरिज्म, रेलवे टूरिज्म वगैरह को भी बढ़ावा देता है। IRCTC बना था 27 सितंबर, ये बनाया गया था 27 सितंबर 1999 को। IRCTC बना था 27 सितंबर 1999 to upgrade, professionalize and manage catering and hospitality services at station, on the train and other location। तो जब आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तब भी स्टेशंस के ऊपर भी सुविधा, और कई जगह टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आप जगह जगह जाएंगे, होटल बुकिंग भी IRCTC के माध्यम से कर सकते हैं। IRCTC के टूर पैकेजेस वगैरह होते हैं जिसमें होटल बुकिंग सब यही करेंगे, आपको वहां रिसीव करने से लेके आपको वापस छोड़ने तक। टूर पैकेज वगैरह भी IRCTC बुक करता है। तो कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी सर्विस स्टेशन पर भी, ट्रेन में यात्रा के दौरान भी, और बाकी लोकेशन पे भी आप घूमने जाएं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों, डोमेस्टिक टूर भी और इंटरनेशनल टूरिज्म भी। तो बजट होटल आपको दिलाना, टूर पैकेज आपको देना, इंफॉर्मेशन, कमर्शियल पब्लिसिटी एंड ग्लोबल रिजर्वेशन सिस्टम, टिकट बुकिंग भी आप इससे कर लेते हैं। इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है नई दिल्ली में है, मतलब हेड ऑफिस नई दिल्ली। तो IRCTC रेलवे का कैटरिंग, हॉस्पिटैलिटी सर्विस वगैरह मैनेज करता है। डोमेस्टिक टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म भी आपको प्रोवाइड करेगा। स्टेशन पे सुविधाएं, ट्रेन में यात्रा के दौरान आपको सुविधाएं, कई सारी चीजें आप इससे बुक कर ले तो IRCTC से। इसके बाद आता IRFC, रेलवे के प्रोजेक्ट्स वगैरह को फंडिंग करने के लिए, रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग वाली जो आर्म है उसका नाम है IRFC। फंडिंग वगैरह जो मैनेज करना, इसका नाम है IRFC। तो इसका भी हेड ऑफिस नई दिल्ली में। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग काम है। IRFC फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई संस्था है, रेलवे के फाइनेंसिंग से जुड़ी। 12 दिसंबर 1986 को बनी थी और ये रेलवे की फाइनेंसिंग आर्म है, फाइनेंसिंग आर्म है। तो फंड मोबिलाइज करना, डोमेस्टिक या ओवरसीज, ये मैनेज करेगा। IRFC भी एक नवरत्ना कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत ही आती है, और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरह भी काम करती है, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए भी लोन देने का काम भी करेगी ये कंपनी, और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए भी फंडिंग। RBI से भी अप्रूवल है, मतलब RBI का भी एफिलिएशन है। फाइनेंसिंग की जब बात आती है तो RBI का भी इसमें वो होना चाहिए सहमति। तो NBFC की तरह भी काम करती है ये कंपनी, और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग भी करती है विद RBI के दायरे में रहकर, RBI के दायरे में रहकर। इन मोर देन 30 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस IRFC हैज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल। इंडियन रेलवे के एक्सपेंशन में इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, मेनली फंडिंग अरेंजमेंट, फाइनेंसिंग के द्वारा। इंडियन रेलवे का जो प्रसार हुआ, जो एक्सपेंशन हुआ है, उसमें IRFC का एक अहम योगदान है
फंडिंग के द्वारा। फिर एक कंपनी आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, हेड ऑफिस इसका भी नई दिल्ली में है। आरवीएनएल का भी हेड ऑफिस नई दिल्ली, ये भी नवरत्ना कंपनी है, ये भी नवरत्ना है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत ही आती है। काम मेन तो ये है कि काम क्या है, ये कंस्ट्रक्शन आर्म है रेलवे का, कंस्ट्रक्शन वाला काम है इनका। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रा डेवलपमेंट 2003 में ये बनी है, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। फास्ट ट्रैक एज वेल एज रेलवे इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, रेलवे इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रा डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन आर्म है आरवीएनएल, मेनली कंस्ट्रक्शन आर्म है रेलवे का। कीवर्ड याद रखना है, नवरत्ना है, हेड ऑफिस दिल्ली में है, रेलवे के अंतर्गत आती है, और रेलवे का कंस्ट्रक्शन आर्म है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी। एक है रेल टेल, कम्युनिकेशन वगैरह का काम। जैसे एक आपने प्रोग्राम सुना होगा, जो भी रेलवे स्टेशन वगैरह पे फ्री वाईफाई सर्विस देना, उस प्रोग्राम का नाम है रेल वायर। एक प्रोग्राम आपने सुना होगा, गूगल के साथ पार्टनरशिप करके रेलवे का एक प्रोग्राम था रेल वायर, रेलवे स्टेशन पे फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस देना। तो ये रेल वायर जो प्रोग्राम है कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। तो गूगल के साथ पार्टनरशिप करके रेलटेल ने शुरू किया था इसको। रेल वायर जो प्रोग्राम है ये गूगल के साथ रेलटेल का ही प्रोग्राम था। तो इसका जो पार्ट है कम्युनिकेशन वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है कम्युनिकेशन वगैरह का, वो रेलटेल डील करती है। तो रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी एक नवरत्ना कंपनी है, नई दिल्ली हेडक्वार्टर। तो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करना या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ब्रॉडबैंड सर्विस मतलब इंटरनेट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करना, ये रेलटेल के अंतर्गत आता है। सितंबर 2000 में ये बनी है। इसका पर्पस क्या, जो भी हमारे रेलवे स्टेशन वगैरह हैं वहां पर ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम, मल्टीमीडिया नेटवर्क और ट्रेन कंट्रोल सिस्टम को मॉडर्नाइज करना, सेफ्टी सिस्टम को मॉडर्नाइज करना, ये सारा काम। कोर टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम, मल्टीमीडिया नेटवर्क, ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन को मॉडर्नाइज करना, सेफ्टी सिस्टम को अपग्रेड करना, ये सब रेलटेल के अंतर्गत आता है। मतलब ये कोई ब्रिज बनाने वाली कंपनी या कोई टनल बनाने वाली कंपनी नहीं है। जो कम्युनिकेशन का पार्ट है ये सारा, ये इसके अंतर्गत आता है। काम बिल्कुल अलग है इसका, ठीक है। रेल वायर प्रोग्राम जो हम जानते हैं, फ्री वाईफाई सर्विस रेलवे स्टेशन पर, वो इन्हीं का प्रोग्राम है, गूगल के साथ टाई अप करके था, ये गूगल के साथ टाई अप में था। तो रेल वायर कम्युनिटी बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोग्राम गूगल के साथ पार्टनरशिप में था, 2008 का प्रोग्राम है। जो भी मेजर रेलवे स्टेशन सब में इस सुविधा दी जाए, फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस गूगल के साथ पार्टनरशिप में था ये रेल वायर। अब यही पूछ ले कि रेल वायर किसके बारे में था। रिटेल ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव था रेलटेल और गूगल का, जिसमें फास्ट और फ्री वाईफाई सर्विस मिले स्टेशन पे। रेल वायर रेलटेल और गूगल का प्रोग्राम था, जिसमें फास्ट और फ्री वाईफाई हर स्टेशन पे प्रोवाइड किया जाए। गूगल इसमें टेक्नोलॉजी पार्टनर था इनका। तो रेल वायर प्रोग्राम का पर्पस क्या था, फास्ट एंड फ्री वाईफाई स्टेशंस पे हमको मिले। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ये भी रेलवे के अंतर्गत आता है। देखो, रेलवे के जो कोचेस बनते हैं, जो डब्बे बनते हैं, वो कई सारी जगह है, कई सारी जगहें हैं जहां पे ये डब्बे वगैरह बनने का काम होता है। कुछ आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, जैसे आपने बचपन में सुना था चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, ये बहुत पुराना है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, चितरंजन, यहाँ भी प्रोडक्शन होता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क बनारस में है। आईसीएफ चेन्नई, वंदे भारत के डब्बे जहां बनते हैं, जो फास्ट ट्रेन है यहाँ पे बनता है आईसीएफ चेन्नई। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। इन्हीं में से कोई नाम पूछ लेगा, बताओ इसकी लोकेशन कहाँ है। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर में है। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क पटियाला में। तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन, रेलवे के जो प्रोडक्शन होते हैं डब्बे वगैरह के भी, अलग अलग चीजों के भी, ये सारे सेंटर है, यहाँ पे बनाए जाते हैं। इसके अलावा मॉडर्न कोच जो हैं, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी है, 2012 में बनी थी ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री, एमसीएफ रायबरेली बोलते हैं। ये सन 2012 में इनॉग्रेशन हुआ है इसका। यहाँ पे रोबोट, मशीन्स, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है रेलवे कोचेस बनाने के लिए। एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह है यहाँ पर। मॉडर्न कोच फैक्ट्री हम इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रोबोट, मशीन है, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर, रायबरेली में, 2012 में ही बनी है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रोबोट और मशीनों वगैरह का काफी इस्तेमाल होता है
एडवांस कोचेस बनाने में, बिल्कुल मॉडर्न कोच बनाने के लिए। रेल व्हील प्लांट कहाँ पर है? एक तो रेल व्हील फैक्ट्री है बेंगलोर में और एक रेल व्हील प्लांट है बेला, बिहार में। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर में है और रेल व्हील प्लांट अगर पूछेगा तब आप कहेंगे बेला, बिहार। बेला जो है ये सारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार का, यहाँ पर ग्राम पंचायत है बेला, उसके नाम पर सारण जिला है बिहार का, यहाँ पर है ये रेल व्हील प्लांट। 2008 में बना था ये। रेलवे के अंदर जो डिजाइन का काम है, जो रिसर्च का काम है, रिसर्च वाला जो काम है वो करती है RDSO, लखनऊ हेडक्वार्टर है इसका। जो रिसर्च का काम है, रेलवे का जो रिसर्च वाला काम है, रिसर्च और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, नए नए स्टैंडर्ड तैयार करना, रेलवे का जो अपग्रेडेशन है वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मीट करना, रिसर्च का काम करना, ये RDSO के अंतर्गत आता है। तो RDSO ये है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो RDSO पहले नहीं थी, पहले दो अलग अलग संस्थाएं बनी थी। एक बनी थी इरका, एक बनी थी CSO, ये संस्था बनी थी। तो दो संस्थाएं थी जिनको आगे जाके मर्जर करके RDSO बना दिया गया था। ठीक, सुन लो पहले इसको। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस रेलवे सिस्टम, रेलवे की कॉन्फ्रेंस हुई थी IRCA कॉन्फ्रेंस 1903 में, टू इन्फोर्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस रेलवे सिस्टम। तो रेलवे के अलग जो सिस्टम बना हुआ था उसमें कोऑर्डिनेशन को बेटर करने के लिए और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक मीटिंग कराई गई 1903 में, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। यहीं पर एक ये सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस ये सेटअप हुआ शिमला में बनाया गया CSO। ठीक है, तो 1903 में इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन IRCA सेटअप हुआ 1903 में और यहाँ पर CSO बनाया गया शिमला में। ठीक, तो 1903 की मीटिंग, इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है खाली। एक तो बना है IRCA, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये बना था CSO, ये फाइनली 1930 में प्रभाव में आया और इसका काम था डिजाइन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का। ये इसका बैकग्राउंड पढ़ना नहीं है, बस पॉइंट क्या है, दो संस्थाएं थी जिनको मर्ज करके RDSO बना था आगे जाकर। देखो ये है पॉइंट, ये वाला जो पैरा है ये मेन है। तो कंट्री के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी, आजादी के बाद रेलवे मॉडर्नाइज करने के लिए एक बनाई गई थी रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर, 1952 में लखनऊ में बनी थी। एक बनाई गई थी रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ में, जिसका काम था टेस्टिंग और रिसर्च का। सेंट्रल ये CSO और RTRC, हाँ इन दोनों को मिला के RDSO बन गया था। ये जो CSO था 1930 में CSO बना और ये जो था RTRC, ये दोनों मर्ज होकर ही RDSO बन गया था 1957 में और हेडक्वार्टर लखनऊ में ही है। तो रेलवे की जो हिस्ट्री है, CSO 1930 में बना था और 1952 में RTRC बना था, यही दोनों मर्ज होके 1957 में RDSO बन गया था। ये है बस क्वेश्चन। 1952 में RTRC और 1930 में CSO, 1957 में ये दोनों मर्जर होके RDSO के नाम से जाने गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है लखनऊ हेडक्वार्टर। अब क्वेश्चन सिर्फ इसमें इतना है कि RDSO का पर्पस क्या है, RDSO काम क्या करता है। RDSO रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रेलवे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। RDSO का इतना काम है, रिसर्च डेवलपमेंट R&D और रेलवे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये टेक्निकल एडवाइजर है रेलवे बोर्ड का भी, जोनल रेलवे का भी, रेलवे प्रोडक्शन यूनिट का भी। रिसर्च और टेक्नोलॉजी वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये टेक्निकल एडवाइजर की तरह भी काम करते हैं, रेलवे बोर्ड का भी, जोनल रेलवे को भी और रेलवे प्रोडक्शन यूनिट को भी गाइड करते हैं। राइट्स को, रेलटेल को, इरकॉन को, इनमें जिसको जरूरत पड़ती है ये उसको सबको सलाह देते हैं। यहाँ पे रिसर्च, डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड्स डेवलप, ये सारा काम जो है RDSO करता है। मतलब कोर टेक्नोलॉजी वाला काम है, कोर टेक्निकल की कंपनी है ये। ठीक है, तो रेलवे कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब में ये रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलप करना, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारे काम करता है। फिर दोबारा देख लो, RDSO रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रेलवे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेक्निकल एडवाइजर की तरह भी काम करती है, कंसल्टेशन का भी काम करती है, रेलवे बोर्ड को भी कंसल्टेशन देता है
जोनल रेलवे को भी और रेलवे प्रोडक्शन जहां होते हैं वहां भी, राइट्स को, रेलटेल, एयरकॉन को भी। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस वगैरह की, उनके सॉल्यूशन के लिए भी काम करता है, क्योंकि कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली संस्था है, कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली संस्था है RDSO। एक बार फिर से पढ़ लो इसको। तो RDSO टू इन्फोर्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस रेलवे सिस्टम। 1903 में इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन बनी थी। 1903 में इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन बनी थी। 1930 में शिमला में CSO बनी थी। और 1952 में इंडिया क्योंकि जब आजाद हो चुका था, आजाद भारत में 1952 में बनी थी RTRC, मॉडर्नाइज करने के लिए, रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए RTRC बनी थी। ये RTRC और CSO 1957 में यही मर्ज होकर RDSO बना। RDSO का काम है रिसर्च डेवलपमेंट, कोर टेक्निकल वाली कंपनी, रिसर्च डेवलपमेंट, स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड्स तैयार करना, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन तैयार करना, कोर टेक्निकल वाली कंपनी। तो ये तो हो गए रेलवे के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाएं। RDSO, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रेल व्हील प्लांट बेला, और ये प्रोडक्शन यूनिट्स हैं रेलवे की अलग अलग। इसके अलावा रेलवे की कुछ संस्थाएं, किसका कहाँ सेंटर है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का जिक्र आया पीछे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में जो हाई स्पीड कोचेस वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे वंदे भारत फॉर एग्जांपल, वो यहाँ पर तैयार होता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, 1955 में स्टैब्लिश हुई थी। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 1955 में स्टैब्लिश हुई, चेन्नई हेडक्वार्टर। ये लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चरर है इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। इंडियन रेलवे ही इसको ओन करता है और ऑपरेट भी वही करते हैं, एंड इज द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी। while the facility initially manufacture coaches, अब ये वंदे भारत वगैरह लिखा है ना, वंदे भारत वगैरह के कोचेस भी यही बनाए जाते हैं। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, 1955 में बनी, लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया में, इंडियन रेलवे के अंतर्गत ही आता है। एक कंपनी राइट्स, गुरुग्राम हेडक्वार्टर है इसका, राइट्स का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, ये भी नवरत्ना कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आती है। राइट्स का हेडक्वार्टर गुरुग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत काम करती है। ये भी, ये मल्टी डायमेंशन, कई क्षेत्रों में काम करती है। इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी फर्म है, इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी फर्म है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित टेक्नोलॉजीज के लिए काम करती है। 1974 में बनी थी, राइट्स बनाई गई थी 1974 में। अभी ये नवरत्ना कंपनी का स्टेटस है इसको, और जब ये बनी थी तो ये इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म के तौर पे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट करना। द कंपनी अंडरटेक, अब देखो कितने क्षेत्र में काम करती है ये राइट्स। आप ये कंस्ट्रक्शन कहीं हो रही हो, कई जगह आप देखते हो राइट्स वर्क करती है। कंपनी अंडरटेक कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रेलवे का काम हो, हाईवे डेवलपमेंट का काम हो, मेट्रो का वर्क हो, टनलिंग का वर्क हो, ब्रिजेस डेवलप हो रहे हो, अर्बन डेवलपमेंट का काम हो, एयरपोर्ट, पोर्ट, पैसेंजर रोपवे, इनलैंड वाटरवे, इन सब क्षेत्रों में आप देखेंगे राइट्स का काम होता है। तो राइट्स ने समय के साथ काफी डाइवर्सिफाई किया अपने काम को। तो ये कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं किन सेक्टर में, चाहे रेलवे का हो, चाहे हाईवे का हो, चाहे मेट्रो हो, टनलिंग का काम हो, ब्रिज बनाना हो, कंसल्टेंसी उसके लिए चाहिए हो, कोई इंजीनियरिंग सपोर्ट चाहिए हो, अर्बन डेवलपमेंट का काम हो, एयरपोर्ट, पोर्ट, पैसेंजर रोपवे, और भी कई सारे। तो राइट्स इज ऑल्सो अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ रेलवे रोलिंग स्टॉक कंप्राइजिंग, और राइट्स एक्सपोर्टर भी है, एक बड़ा एक्सपोर्टर भी है किन चीजों का, इंडियन रेलवे जो लोकोमोटिव तैयार होते हैं, कोचेस तैयार होते हैं, ट्रेन सेट तैयार होते हैं, उनको एक्सपोर्ट करने का भी काम करता है। राइट्स जो है मेजर एक्सपोर्टर भी है इंडियन रेलवे का, जैसे लोकोमोटिव है, कोचेज है, ट्रेन सेट को एक्सपोर्ट करना है, वो भी ये डील करता है। ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत और भी कंपनीज आती हैं, जैसे कोंकण रेलवे कारपोरेशन है, एंटी कॉलिजन डिवाइस बताया था ना मैंने, वो इन्होंने ही कंसेप्ट दिया था, यहीं से कंसेप्ट आया था, कोंकण रेलवे से ही आया था। उसके अलावा और भी कई सारे काम। मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आता है। जो आईटी सॉल्यूशन है,
सॉफ्टवेयर वाले जो सॉल्यूशन है, कंप्यूटर वाला जो काम है रेलवे का, वो होता है क्रिस में। क्रिस जो है रेलवे के आईटी सॉल्यूशंस, कंप्यूटर का जो काम है सॉफ्टवेयर वगैरह का, ये करते हैं क्रिस। आईटी सॉल्यूशंस जो हैं, रेलवे को जो आईटी सपोर्ट चाहिए वो देता है ये क्रिस, रेलवे का अपना इन हाउस है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी दिल्ली में है, इसका भी ऑफिस लोकेशन दिल्ली। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईटी सपोर्ट रेलवे का, ये डील करते हैं क्रिस, रेलवे का इन हाउस। रेलवे के अंतर्गत जो इनके सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, रेलवे के कई सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, इंस्टीट्यूट हैं, ये कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। इंडियन रेलवे 1.2 मिलियन लगभग एम्प्लॉय काम करते हैं, 1.2 मिलियन एम्प्लॉय लगभग यहाँ काम करते हैं। सिविलियन को जॉब देने वाला, मिलिट्री को हटा दिया जाए, अगर मिलिट्री को हटा दिया जाए तो सिविलियन एम्प्लॉयर की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ी गवर्नमेंट संस्था सिविलियन को जो जॉब दे रहा है वो इंडियन रेलवे 1.2 मिलियन। ट्रेनिंग ऑफ ऑल द मैनेजमेंट कैडर, अलग अलग सेंटर बने हुए ट्रेनिंग के लिए, जैसे सिग्नल इंजीनियरिंग और टेलीकॉम की ट्रेनिंग कहाँ, ये सेंटर है सिकंदराबाद में। क्वेश्चन अगर आ जाए, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग टेलीकॉम कहाँ पर, तेलंगाना में, सिकंदराबाद। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये स्थित है पुणे में। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल, ये है नासिक में। सिग्नलिंग वाला सिकंदराबाद, सिविल इंजीनियरिंग का पुणे और इलेक्ट्रिकल का नासिक में है। ट्रेनिंग सेंटर ये सब यहाँ बने हुए हैं। उसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट है, मैकेनिकल का है जमालपुर। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ये स्थित है लखनऊ में। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेशन है। नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, इसको पहले रेलवे स्टाफ कॉलेज के नाम से जानते थे। नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, अगर ये सवाल आ जाए, इसी को पहले रेलवे स्टाफ कॉलेज बोलते थे वडोदरा में। तो रेलवे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आ जाए या नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे क्वेश्चन आ जाए, दोनों आंसर वडोदरा। मैंने बताया था आपको, नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI वडोदरा, या नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे आ जाए तो भी वडोदरा। इसी का नाम पहले रेलवे स्टाफ कॉलेज था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे की जो अपनी पुलिस है सुरक्षा के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आती है। ये RPF मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आती है। इनकी एकेडमी है लखनऊ में। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट उनका सिकंदराबाद में है। फाइनेंशियल वाले से जो ऑफिसर्स होते हैं रेलवे की, उनकी ट्रेनिंग वेनिंग यहाँ होती है। रेलवे के जो फाइनेंस वाले ऑफिसर होंगे, अकाउंट्स वगैरह का जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर होती है, सिकंदराबाद। और इंडियन रेलवे ट्रैक मशीनिंग ट्रेनिंग सेंटर प्रयागराज, ये रेलवे के सेंटर्स हैं। तो रेलवे के अंदर PSU कौन कौन से हैं, किस PSU का क्या काम है, रेलवे के इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर हैं, रेलवे प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, ये सारी कथा समाप्त। जो पुराने पेपर आपने विनिमय देखे हैं, ये सब क्वेश्चन इस तरह के थे। अभी तक जितना पढ़े हो उस तरह के क्वेश्चन थे या नहीं थे? आप कह रहे थे पुराने पेपर देखे थे मैंने। अब इंडियन रेलवे का थोड़ा सा और बैकग्राउंड, कुछ जनरल चीजें। इंडियन रेलवे का जो लोगो है, ब्लू कलर का लोगो है और इसमें 17 स्टार बने हुए हैं। एक्चुअल में लोगो जिस समय बनाया गया था उस समय 17 स्टार थे इसके अंदर। वो 17 स्टार 17 जोन को बताते हैं। जो इसमें 17 स्टार हैं वो 17 रेलवे जोन को बताते हैं। क्योंकि जिस समय लोगो डिजाइन किया गया था उस समय 17 स्टार जो थे, 17 रेलवे जोन थी उस समय। 17 स्टार 17 रेलवे जोन। तो लोगो ब्लू कलर का सर्कल सिंबलाइज, इसमें जो ब्लू कलर का सर्कल है वो बताता है यूनिटी को, कंप्लीटनेस को और कनेक्टिविटी को। रेलवे का लोगो ब्लू कलर का सर्कल यूनिटी, कंप्लीटनेस और कनेक्टिविटी को दर्शाता है। 17 स्टार 17 रेलवे जोन को बताते हैं। जिस समय लोगो बना है उस समय 17 रेलवे जोन थे। द लोगो इन इट्स एंटायरिटी सिग्निफाई द एक्सटेंसिव एंड इंटरकनेक्टेड रेलवे नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड रेलवे नेटवर्क का प्रतीक है। रेलवे का मैस्कट मतलब सिंबल, रेलवे का सिंबल ये एक एलिफेंट बना हुआ है, इसका नाम है भोलू। लालटेन लिए हुए एक मैस्कट, इसका जो रेलवे का भोलू इसका नाम है, एलिफेंट है। ये है रेलवे का मैस्कट।
रेलवे का मैस्कट। वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल सिंबल एसोसिएटेड विद इंडियन रेलवे। 2002 में ये मैस्कट डिजाइन किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के द्वारा, एनआईडी के द्वारा। 150 साल रेलवे के पूरे हुए थे, उस उपलक्ष्य में बनाया गया था। भोलू नाम का जो एलिफेंट मैस्कट सिंबल जो रेलवे का बनाया गया, 150 साल रेलवे ने पूरे किए थे 2002 में, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने इसको बनाया था। एक एलिफेंट लैंप पकड़े हुए, लालटेन पकड़े हुए। रेलवे का विजन क्या है? रेलवे का विजन है सेफ, एफिशिएंट, अफोर्डेबल, कस्टमर फोकस और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन देना। इंडियन रेलवे का विजन क्या है? सेफ, एफिशिएंट, अफोर्डेबल, कस्टमर सेंट्रिक और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन देना। इट शैल बी अ मॉडर्न व्हीकल ऑफ ग्रोथ, कनेक्टिंग रीजन, कम्युनिटी, पोर्ट, इंडस्ट्री, कॉमर्स, टूरिज्म, इन सारे क्षेत्रों को जोड़ना, इन सारे क्षेत्र को जोड़ना, टूरिज्म, पिलग्रिमेज, इन हर चीज को कनेक्ट करना, इंडस्ट्री, कॉमर्स को बढ़ावा देना, पोर्ट्स कनेक्टिविटी देना, कम्युनिटीज की लाइफ इजी करना, सबको कनेक्ट करना, रिमोट एरिया तक भी रेलवे को पहुंचाना। और इसको पूरा करने के लिए, इस विजन को पूरा करने के लिए रेलवे का मिशन क्या है, क्या वो कर रहे हैं? ये जो विजन है रेलवे को सेफ, एफिशिएंट, अफोर्डेबल, कस्टमर सेंट्रिक, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाना, इंक्लूसिव ग्रोथ, रीजन को जोड़ना, कम्युनिटीज, पोर्ट, इंडस्ट्री, कॉमर्स, टूरिज्म, पिलग्रिमेज, इसको पूरा करने के लिए मिशन क्या है? ये कई सारे मिशन, टारगेट इनके ये सब है। रेलवे की स्पीड को बढ़ाना, सेफ्टी फीचर को ध्यान देना, ये इनके मिशन है। तो उस विजन को पूरा करने के लिए रेलवे का मिशन क्या है? फ्रेट सर्विसेज को बेटर करना, रेलवे की स्पीड को बढ़ाना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना, कस्टमर शिकायतों को ठीक तरह से एड्रेस करना, टाइमली रिजॉल्व करना, यही सब मिशन है। मिशन में क्या आएगा? एक कंप्लीट अप्रोच कि ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जाए, सेफ्टी को भी ध्यान रखा जाए, कस्टमर की शिकायतों को भी सुना जाए, उनको सर्विस अच्छी दी जाए, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन टाइम टाइम पे करते रहे, यही सब मिशन है। जो रेलवे कर रहा है वही उसका मिशन है। देखो, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, फ्रेट सर्विसेज को हैंडल करना और उनको इंप्रूव करना, जो चैलेंजेस हैं हायर स्पीड को अचीव करना, चैलेंजेस को किनारे करना, चीजों को आसान करना, मॉडर्नाइज करना, अप टू डेट टेक्नोलॉजी यूज करना, ग्रीवेंस रिड्रेसल, जो कस्टमर की शिकायतें हैं टाइमली निपटारा करना, एक्सपेंडिचर वगैरह को कंट्रोल करना, फिजूल खर्ची को रोकना, ऑप्टिमम यूज करना रिसोर्सेस का, यही सब। और एक होलिस्टिक वे में काम करना, लिविंग कंडीशन एम्प्लॉय की भी सुधरे, एम्प्लॉय भी ओवरबर्डन ना रहे, यही सारे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को मीट करना, सेफ्टी में भी, यही सब है। इसके बाद रेलवे संबंधित और जानकारी, जो विनमय आप कह रहे थे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वो इस पर बनता है। एक आप कल कह रहे थे कि सर फैक्चुअल डाटा पूछता है, ट्रैक की लेंथ कितनी है, ब्रॉड गेज क्या है, नैरो गेज क्या है। इसके अलावा यही सब क्वेश्चन रह सकता है। सारी चीजें हमने कवर की हैं इसमें। इसके अलावा क्वेश्चन यही बन सकता है, रेलवे ट्रैक की लेंथ कितनी है, कितना हम अचीव कर चुके हैं, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, यही सब है। ठीक। 2024 तक इंडियन रेलवे की स्थिति, इंडियन रेलवे 2024 तक के डाटा के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा नेशनल रेलवे सिस्टम इंडियन रेलवे मैनेज करता है। अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद इंडियन रेलवे दुनिया में चौथे नंबर पे है। चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम इंडियन रेलवे है आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया। ट्रैक लेंथ टोटल 1,35,207 किलोमीटर अभी तक है, जिसमें से ऑपरेशनल जो है ट्रैक लेंथ ऑपरेशनल वाली अभी इतनी है 1,09,748, 2024 तक का डाटा बता रहा हूं मैं। और रूट लेंथ है 69,181 किलोमीटर, इतना रूट बना हुआ है। मतलब 1,35,207 किलोमीटर ये टोटल, ये ट्रैक लेंथ है। रनिंग ट्रैक लेंथ जिसपे ऑपरेशन चल रहे हैं 1,09,748 किलोमीटर है। और रूट लेंथ जो है ट्रेनों की 69,181 किलोमीटर। टोटल में से सारे तो रनिंग कंडीशन में नहीं है ना, टोटल जितना ट्रैक है सारा रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो कितना टोटल है और कितना रनिंग कंडीशन में है वो लिखा है। अगस्त 2024 तक 96.59% ब्रॉड गेज वो इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। 2030 तक रेलवे का प्लान है कि पूरे रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाई हो जाएं, सारे के सारे रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए
2030 तक का टारगेट है और 2024 तक 96% से ज्यादा ब्रॉड गेज नेटवर्क जो है वो इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है और 1.2 मिलियन के लगभग रेलवे में एम्प्लॉई हैं। इतनी संख्या के साथ ये दुनिया का अगर सारी कंपनी मिला दी जाए तो 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है दुनिया में, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बाद। इंडिया के अंदर इंडिया का दूसरे नंबर पे है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बाद ये सेकंड नंबर पे है इंडिया में। तो अगस्त 2024 तक देखो, ब्रॉड गेज नैरो गेज का मतलब क्या, जो आम भाषा में आप बोलते हो बड़ी लाइन छोटी लाइन, आम भाषा में जो आप बड़ी लाइन छोटी लाइन बोलते हो वो है ये ब्रॉड गेज बड़ी लाइन है। तो 2030 तक जो भी बड़ी लाइनें हैं रेलवे की उनको इलेक्ट्रिफिकेशन 100% करना है। 96% से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन 2024 तक अगस्त तक हो चुका है। तो 1.2 मिलियन लगभग एम्प्लॉई है रेलवे के पास, जो दुनिया का 9वां, अगर सारे कंपेयर कर लें तो 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बाद, सेना के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोग रेलवे में हैं। तो इंडियन रेलवे एक मल्टी गेज मल्टी ट्रैक्शन सिस्टम रन करते हैं। ब्रॉड गेज का मतलब होता है, देखो ब्रॉड गेज या नैरो गेज जो आप बोल रहे हो, रेलवे जो ट्रैक है उसके बीच की थिकनेस मतलब विड्थ, जो रेलवे ट्रैक है उसके बीच की विड्थ के हिसाब से आप बड़ी लाइन छोटी लाइन बोलते हो। 1676 mm होती है ब्रॉड गेज में, 1676। ब्रॉड गेज को डिफाइन कैसे करोगे, नंबर पूछ लेगा कि ब्रॉड गेज जो है रेलवे का, उसका मीनिंग क्या है, जहां पे रेल लाइन के बीच में थिकनेस जो है 1676 mm, वहीं पर नैरो गेज के बीच में 762/10 610 mm, और मीटर गेज होता है 1000 mm। कितने कितने किलोमीटर का नेटवर्क अभी बन चुका है वो ये लिखा है यहाँ पर। इलेक्ट्रिफिकेशन जो है अभी 96% से ऊपर, इसको काट दो, वो हमने बता ही दिया है 96% से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, ये नंबर की जरूरत नहीं है, ये 96% से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। इंडियन रेलवे रन वेरियस क्लासेस ऑफ एक्सप्रेस, इंडियन रेलवे कई प्रकार की सुविधाएं वाली ट्रेन चलाती है, एक्सप्रेस, पैसेंजर, सब अर्बन ट्रेन। 2023-24 के डाटा को अगर देखें, 13,158 ट्रेन एवरेज डेली बेसिस पे चलाते हैं, जो 7325 स्टेशन कवर करती हैं। 2023-24 के डाटा के हिसाब से अगर देखें, 13,198 ट्रेन इंडियन रेलवे चलाता है डेली एवरेज और 7325 स्टेशन कवर कर रहा है। 6.9 बिलियन पैसेंजर इतने कैरी कर रहा है। फैक्चुअल डाटा जो है वो यही सब 6.9 बिलियन पैसेंजर कैरी कर रहा है। फ्रेट के टर्म में बात करें, जो माल ढुलाई जो होती है, 2023-24 में 11,724 फ्रेट ट्रेनें, मालगाड़ियां जो हैं लगभग 11,724 फ्रेट ट्रेनें डेली बेसिस एवरेज, और जिससे 1588 मिलियन टन सामान जो है वो ट्रांसपोर्टेशन किया गया। इतनी पैसेंजर क्षमता और सामान की ढुलाई जो है वो क्षमता इतनी। रेल गेज के मतलब क्या है, रेल गेज यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। रेल गेज एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है, रेलवे ट्रैक जो है उसमें स्पेसिंग कितनी है, रेलवे ट्रैक की स्पेसिंग के बेसिस पे गेज डिफाइन होता है। रेलवे ट्रैक पे जो ट्रैक बना हुआ है उसमें स्पेसिंग कितनी है, तो उसमें रेल गेज डिटरमाइन द विड्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रेलवे ट्रैक। गेज डिटरमाइन करता है विड्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रेलवे ट्रैक, विच इन टर्न इम्पैक्ट द साइज एंड डिजाइन ऑफ रेल व्हीकल। तो जैसा रेलवे ट्रैक होगा उसके अकॉर्डिंग आप रेल व्हीकल डिजाइन करोगे, उस पर जो रन करना है, जिस तरह का रेलवे ट्रैक होगा उस पे उस साइज का और उस डिजाइन की ही रेलवे जो व्हीकल चलेगा। ट्रैक के हिसाब से ही आप व्हीकल डिजाइन करोगे, किसको कहां पे दौड़ाना है। लगभग 60% वर्ल्ड का रेलवे नेटवर्क वो स्टैंडर्ड गेज यूज करते हैं। वर्ल्ड में जो रेलवे यूज होती है, लगभग 60% वर्ल्ड रेलवे स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में 4 तरह के गेज यूज होते हैं, ब्रॉड, मीटर, नैरो, स्टैंडर्ड। इंडिया में 4 तरह के गेज यूज होते हैं, ब्रॉड, मीटर, नैरो, स्टैंडर्ड। जो मेट्रो वगैरह चलती है शहरों में, मेट्रो जो चलती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, वहां पर स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल होता है। वहां पे जो रेलवे स्पेसिंग होती है रेलवे उसमें लाइन में, वो स्टैंडर्ड गेज स्टैंडर्ड लिया जाता है। अब एक एक गेज का देखो मतलब क्या है, ये डायग्राम में दिखा हुआ है। लाइट गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज।
ब्रॉड गेज में 1676 mm, ट्रैक के बीच में जो गैप है इतना। मीटर गेज में 1000 mm, नैरो वाले में 762 और 610 लाइट गेज में। डायग्राम में लिख दिया, ब्रॉड गेज या बता भी दिया है। 1676 mm ट्रैक के बीच में सेपरेशन गैप होता है ये। पहली रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट जो हुई थी इंडिया में वो वाइड गेज ट्रैक ही था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई से थाने 1853 में ट्रेन चली थी, वो वाइड गेज ट्रैक ही बनाया गया था। तो जैसा ट्रैक होगा उसके हिसाब से ट्रेन चलाई जाएगी। मीटर गेज बता दिया, 1000 mm, दो ट्रैक के बीच में 1000 mm। तो नीलगिरी माउंटेन वगैरह जो है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो माउंटेन रेलवे वगैरह चलती है वहां पे मीटर गेज का कुछ जगह इस्तेमाल है। उदाहरण भी लिख दिए हैं, कौन सा गेज भारत में कहां यूज होता है। नैरो गेज को हम छोटी लाइन भी कहते हैं, 762 mm और 610 mm के बीच में, दो ट्रैक के बीच में 762 610 mm के बीच लगभग। स्टैंडर्ड गेज 1435 mm, वर्ल्ड रेलवे में ज्यादातर ये यूज होता है। इंडिया में जो मेट्रोपॉलिटन, जो ये मेट्रो चलती है, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, उनमें स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल होता है। मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, इनमें स्टैंडर्ड गेज यूज किया जाता है। इसके बाद कुछ सिंगल लाइनर क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन। और अभी रेलवे में एक सुविधा शुरू की गई है महाराष्ट्र में, एक ट्रेन के अंदर एटीएम लगाया गया है कि लोगों को ट्रेवल करने के दौरान भी अगर कैश की जरूरत हो तो चलते हुए ट्रेन में एटीएम फिक्स किया गया। जो एटीएम लगा है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम लगाया गया है रेलवे में। कौन सी ट्रेन में लगाया है? मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस, इसमें एटीएम लगाया गया है। ये क्वेश्चन आएगा किसी एग्जाम में पूछेगा ये। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनका एटीएम लगाया गया है इस ट्रेन में, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। जर्नी के दौरान कैश विड्रॉल करने की जरूरत हो तो कर सकते हैं। सेंट्रल रेलवे का प्रोग्राम है ये, सेंट्रल रेलवे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये चलती हुई ट्रेन में एटीएम कंसेप्ट। फेरी क्वीन जो है सबसे पुराना फंक्शनिंग स्टीम इंजन वर्ल्ड का, ये स्टीम इंजन का नाम है। फेरी क्वीन क्या चीज है? वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टीम इंजन। नई दिल्ली से अलवर रूट पे वर्क करता था ये, नई दिल्ली अलवर। अगर नाम आ जाए, फेरी क्वीन क्या चीज है? स्टीम इंजन का नाम है। सबसे पुराना स्टीम इंजन है, नई दिल्ली से अलवर के बीच, वहां पे ये वर्क करता था। इंडियन रेलवे जो हेरिटेज ट्रेन रूट है, हेरिटेज मतलब नीलगिरी वाली जो ट्रेन है, कालका शिमला वाली ट्रेन, दार्जिलिंग वाली ट्रेन, ये जो पहाड़ियों पर टॉय ट्रेन वगैरह चलती हैं, इनको यूनेस्को ने हेरिटेज में शामिल किया हुआ है। यूनेस्को ने 4 ये साइट हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज में जगह दी है। दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी रेलवे, मुंबई सीएसटी वाली और कालका शिमला, इनको हेरिटेज ट्रेन का दर्जा दिया। 3 तो ये पहाड़ी वाली और एक मुंबई सीएसटी वाली, चारों को यूनेस्को ने हेरिटेज में जगह दी है। तो इंडियन रेलवे की 4 साइट जो है, एक तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे वाली, नीलगिरी माउंटेन वाली रेलवे, कालका शिमला रूट और मुंबई सीएसटी, चारों को यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखा गया है। इंडियन रेलवे नेशनलाइज कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951 में, ये ईयर है। इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन 1951 में हुआ था। एक और सवाल, रेलवे का जो बजट है, मैंने आपको बताया था, इंडियन रेलवे और आम बजट दोनों पहले एक दिन आते थे, फिर दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। 2016 में विवेक देबरॉय कमेटी की सलाह पर 2016 में सेपरेट कर दिया गया रेलवे बजट अलग, मर्जर कर दिया गया रेलवे बजट और आम बजट का। पहले क्या होता था, एक दिन पहले रेलवे बजट आता था, उसके अगले दिन आम बजट आता था, तो फिर 2 दिन बजट आता था। तो विवेक देबरॉय कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि दोनों बजट को मर्जर कर दिया जाए। तो 2016 में, सितंबर 2016 में सरकार ने अप्रूवल दे दिया था इस बात को। जो 2 बजट हैं, रेलवे का बजट और आम बजट, दोनों का मर्जर कर दिया जाए। विवेक देबरॉय कमेटी की रिकमेंडेशन पर 21 सितंबर 2016 को मोदी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया था। तो जस्ट नेक्स्ट ईयर का जो बजट आया था 17-18 वाला, 16 में अप्रूवल दिया,
तो 17-18 का जो बजट आया था वो कंबाइंड आया था, मर्जर हो गया था उसमें। तो अगर सवाल पूछ ले कि रेलवे और आम बजट मर्ज होकर किस साल से आए हैं, 17-18, 17 वाला जो बजट आया था, 17-18 के लिए वो मर्जर था, क्योंकि सितंबर 2016 में गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया था विवेक देबरॉय कमेटी की सलाह पर। अब अगर सवाल आ जाए किस साल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया, तो आप कहेंगे 2016। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पर। और ये मर्ज होकर पेश कब हुआ है? 2017 में जो बजट आया था 17-18 साल के लिए, वित्त वर्ष 17-18 का जो बजट आया था 17 में, वो मर्ज होकर आया था, दोनों एक साथ थे। और शुरू में ये जो रेलवे फाइनेंसिंग अलग की गई थी जनरल फाइनेंसिंग से, जो ये शुरुआत हुई थी कि रेलवे का फाइनेंस आम फाइनेंस जनरल फाइनेंसिंग से अलग होगा, बजट अलग होगा, ये एक्टवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था 1920-21 में। जो दोनों अलग अलग हुए थे, रेलवे का हिसाब अलग, गवर्नमेंट बाकी जनरल फाइनेंस अलग, ये एक्टवर्थ कमेटी की सलाह पर हुआ था 1920-21 में। मतलब सेपरेशन कब हुआ था? 1920-21 में एक्टवर्थ कमेटी के कहने पर। मर्जर कब हुआ? 2016 में विवेक देबरॉय कमेटी के कहने पर। दो सवाल हैं, ध्यान रखो। एक्टवर्थ कमेटी, ये भी क्वेश्चन आता है, एक्टवर्थ कमेटी 1920-21, इनकी सलाह पर क्या हुआ था? रेलवे फाइनेंसिंग को जनरल फाइनेंसिंग से अलग करें, मतलब दोनों बजट से अलग करें। 1924 में ये हो गया था। 20-21 में ये कमेटी ने कहा था, 20-21 में इस कमेटी ने सलाह दी थी और 1924 में ये इंप्लीमेंट हो गया था। विवेक देबरॉय कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया 2016 में, सरकार ने उसको मान लिया और दोनों को मर्जर कर दिया था। तो पुराने हिस्ट्री में क्या था, दोनों सेपरेट हुए थे। 20-21 में कमेटी बनी थी एक्टवर्थ कमेटी, 1924 में अलग हो गया था, रेलवे बजट अलग, आम बजट अलग। और विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन में मर्जर हो गया, 2016 में सरकार ने लागू कर दिया, जो 2017 के बजट में रिफ्लेक्ट हुआ। 17 में जब बजट आया था वित्त वर्ष 17-18 के लिए, उसमें दोनों मर्ज होकर आए थे। इंडियन रेलवे की पहली महिला ड्राइवर, क्या नाम है इनका? सुरेखा यादव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। पहली महिला ड्राइवर रेलवे की सुरेखा यादव, ये नाम इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च 2021, 8 मार्च क्या होता है? इंटरनेशनल वुमेन डे। 8 मार्च होता है इंटरनेशनल वुमेन डे। तो द फर्स्ट वुमेन ड्राइवर ऑफ इंडियन रेलवे सुरेखा यादव, पूरे वुमेन स्टाफ के साथ उन्होंने मुंबई लखनऊ स्पेशल ट्रेन ये ड्राइव करके दिखाया था वुमेन डे के दिन। तो पहली महिला ड्राइवर रेलवे की सुरेखा यादव, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पैलेस ऑन व्हील, महाराजा एक्सप्रेस, दक्कन ओडिसी, ये सब ट्रेनें कैसी हैं? ये लग्जरी ट्रेनें हैं, रेलवे की लग्जरी ट्रेनें हैं, जहां आपको 5 स्टार होटल जैसा एक्सपीरियंस हो। पैलेस ऑन व्हील, महाराजा एक्सप्रेस, दक्कन ओडिसी, ये रेलवे की 5 स्टार टाइप की ट्रेनें हैं। ये मैंने बताया, इंडियन रेलवे 100% इलेक्ट्रिक होने का इनका टारगेट है 2030 तक का। एक ट्रेन चलती है लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस ये चलता फिरता अस्पताल है रेलवे का, चलता फिरता रेलवे का अस्पताल है ये। डेट याद नहीं करना है विनमय, डेट खाली बजट जहां पर अलग हुआ, मर्ज हुआ, वो सब डेट याद रखनी है। जो मैं सारे इंस्टीट्यूट कब कब बने वो सारी डेटें याद नहीं रख पाओगे, ठीक। तो लाइफलाइन एक्सप्रेस, जैसे ये क्वेश्चन है, रेलवे कब तक 100% इलेक्ट्रीफाई करने की बात कर रहा है? 2030 तक। ये ईयर इंपॉर्टेंट है। बजट मर्जर कब हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, अलग कब हुआ था वो इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये बताओ विनमय, जो आप कह रहे थे फैक्चुअल डाटा वगैरह, इनमें से वो सब था या नहीं था? कल आपने कुछ बात की थी कि कुछ डाटाबेस क्वेश्चन आपको दिखे थे, और इसमें से कुछ कवर हुए कि नहीं? सारा कुछ ही पढ़ा दिया, इसमें क्या रह गया? मुझे लगता नहीं कुछ और रह रहा होगा। वो गेज वगैरह के क्वेश्चन आए होंगे, वही आप कल कह रहे होंगे। तो लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? रेलवे का चलता फिरता अस्पताल, ठीक है। ये हॉस्पिटल, चलता फिरता अस्पताल है, ट्रेन में ही हॉस्पिटल सुविधा। अरे तो लोगों वगैरह तो पढ़ाना था मुझे, रेलवे के बारे में कहां पढ़ाया था मैंने कल? वो तो मुझे आज कराना ही था सारा कुछ। तो लाइफलाइन एक्सप्रेस और जीवन रेखा एक्सप्रेस ये चलती फिरती ट्रेन है। 16 जुलाई 1991 को इसकी शुरुआत की गई थी, और इसको सिर्फ इंडियन रेलवे नहीं, इंडियन रेलवे के साथ साथ कुछ फाउंडेशन वगैरह हैं, वो लोग भी चलाती हैं,
जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री का भी रोल है, एक इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन करके संस्था है वो भी। तो लाइफलाइन एक्सप्रेस को IIF, इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन प्लस इंडियन रेलवे प्लस हेल्थ मिनिस्ट्री, ये तीनों मिलकर चलाते हैं। और ये इतना अच्छा प्रोग्राम रहा है, वर्ल्ड में इस तरह के इनिशिएटिव और भी देशों ने लिए हैं। इससे इंस्पायर होके दुनिया में और भी देशों ने इस तरह के प्रोग्राम चलाए। तो लाइफलाइन एक्सप्रेस रेलवे का चलता फिरता अस्पताल। यही क्वेश्चन है, लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या चीज है? रेलवे का हॉस्पिटल है, चलता फिरता। अभी इंडियन रेलवे ने कल ही परसों की न्यूज है, एक ऐप लॉन्च किया है रेलवन नाम से। अब कल ही परसों का है तो आएगा तो नहीं, या एक क्वेश्चन इस नाम से आ जाए, स्वरेल, रेल वन आ जाए या स्वरेल आ जाए। हाल फिलहाल में रेलवे ने कुछ ऐप लॉन्च किए हैं, नए नए कुछ ऐप निकाले हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए, कि एक ही ऐप में सारी सुविधाएं मिल जाएं। तो रेल वन का क्वेश्चन आ जाए या स्वरेल का क्वेश्चन आ जाए तो आपको फूड ऑर्डर करना, टिकट बुकिंग करना, PNR ट्रैक करना, कई सारी चीजें एक ही ऐप में मिल जाएं, उसके हिसाब से लॉन्च किया गया। रेल वन अभी 2-3 दिन का ही है, लेटेस्ट है। स्वरेल थोड़ा पुराना है, पर है सॉल्यूशन वही, एक ऐप है, ये रेलवे के ऐप है कि एक ही जगह पे सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएं। तो इंडियन रेलवे अभी लॉन्च किया है रेल वन ऐप। अब 10 तारीख के पेपर में तो नहीं पूछ सकता, बहुत नया क्वेश्चन है ये तो अभी। तो इंडियन रेलवे लॉन्च न्यू रेल वन ऐप विद एन एम टू ब्रिंग मोर कन्वीनियंस टू पैसेंजर। रेलवे ने लॉन्च किया है वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें आप ये रिजर्व, ये प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना, PNR ट्रैक करना, कोच की पोजीशन को जानना, रेल मदद की सहायता लेना, फीडबैक शेयर करना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब रेलवे के बहुत सारी चीजें जो आप अलग अलग ऐप यूज करनी पड़ती हैं, वो एक ही जगह सब यूज हो जाएगा। अलग अलग ऐप जो यूज करने पड़ते हैं वो एक ही जगह हो जाएगा। रेल मदद नाम से मोबाइल ऐप पहले से भी है। आपको ट्रेवल करते समय अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई शिकायत करनी है, रेल मदद ऐप के द्वारा आप कर सकते हैं। मदद का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रेवल। मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रेवल, रेल मदद ऐप। ये सारी चीजों के लिए नहीं है, ये खाली कस्टमर ट्रेवल करते समय कोई दिक्कत है, शिकायत करनी है, इससे कर सकता है। रेल वन तो बनाया है कई सारी चीजों का मिक्सचर, बहुत सारी सुविधाएं एक ही ऐप में मिल जाएंगी रेल वन में। रेल मदद जो ऐप है वो शिकायत करने के लिए, यात्रा के दौरान आपको कोई परेशानी है, आप रेल मदद ऐप के द्वारा शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। एक है आस्क दिशा। IRCTC पे आप देखोगे मोबाइल ऐप वगैरह पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चैट बोट आता है जिसमें आप क्वेरी पूछते हैं, उसमें लिखा आता है ना आस्क दिशा। तो कोई क्वेरी है, अगर आप IRCTC की साइट वगैरह पे देखते हो कोई क्वेरी आती है तो आस्क दिशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बोट है आपकी क्वेरी वगैरह को आंसर करने के लिए। तो IRCTC का है आस्क दिशा। अब आप इसमें पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता था, अब इसमें हिंदी लैंग्वेज एक्सपीरियंस भी आ गया है और रीजनल लैंग्वेजेस को भी जोड़ा जा रहा है। इंग्लिश में पहले जवाब देता था, इंग्लिश में पूछते थे, अब इसमें हिंदी लैंग्वेज में भी इसको इनेबल कर दिया गया है और रीजनल भाषाएं भी जोड़ी जा रही हैं। तो IRCTC का पावर्ड वॉइस इनेबल्ड आस्क दिशा डिजिटल इंटरेक्शन टू सीक हेल्प एनी टाइम चैटबॉट है, हिंदी लैंग्वेज में भी इसको अवेलेबल करा दिया गया है। स्टार्ट वैसे 2018 में हुआ था, पर उस समय सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए था। जब ये शुरू हुआ था 2018 में, तब सिर्फ इंग्लिश के लिए था, अभी हिंदी के लिए भी इनेबल हो गया है। IRCTC का है ये। कस्टमर अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं इस पे। ब्रॉडगेज का तो बताया ना मैंने, 96% से ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है विन में। अरे इसमें सारा कुछ ही कवर हो गया, क्या रह गया तुम मुझे बताओ, ढूंढ के भी नहीं निकाल पाओगे सवाल। बैकग्राउंड, इतिहास, करंट सब तो ऐड कर दिया है इसमें, ढूंढ के भी नहीं बता पाओगे और क्वेश्चन क्या बनेगा। इसलिए मैं, और इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ 10 में से 7 तक क्लास से मिल सकते हैं, 2-3 ऊट पटांग पूछ ले, छोड़ दो। 100% थोड़ी करना है, पढ़ा हुआ आ जाए तो पूरे करो, 2-3 ऊट पटांग आ जाए मत करो। उसके अलावा तुम्हारा जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, ये सब भी तो है। 36-37 पेज का कंटेंट आपको दे रखा है, इससे ज्यादा क्या करोगे मुझे बताओ। 10 नंबर के लिए इससे ज्यादा पढ़ने का मतलब फिर बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे, इतना काफी है। उम्मीद, उम्मीद स्कीम रेलवे का, उम्मीद क्या है? रेलवे के जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए हेल्थ प्रोग्राम है। तो रेलवे के एम्प्लॉय, अगर आप जानते होंगे, उनको उम्मीद कार्ड दिए गए। तो उम्मीद कार्ड के दौरान वो रेलवे के हॉस्पिटल्स या जो
रेलवे के पैनल पे प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह भी हैं, वहां वो इसके द्वारा इलाज करा सकते हैं। तो उम्मीद जो है वो हेल्थ प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड दिया गया रेलवे एम्प्लॉइज के लिए। तो उम्मीद चाहे इस स्पेलिंग से आए चाहे इससे आ जाए, तो क्या है ये? मेडिकल सर्विस के लिए, रेलवे एम्प्लॉइज के लिए मेडिकल फैसिलिटी वाला प्रोग्राम है उम्मीद, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय और ऑफिसर्स के लिए। इसमें स्मार्ट मेडिकल आईडी कार्ड जारी किया जाता है। स्मार्ट मेडिकल आईडी कार्ड जो रेलवे पर्सन है और उसके डिपेंडेंट जो फैमिली मेंबर है उनके लिए एक यूनिक नंबर इसमें जारी किया जाता है, जिसमें वो हेल्थ सुविधा ले सकते हैं, हेल्थ के लिए सुविधा जो चाहिए वो ले सकते हैं। इसमें कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी पैनल पे हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। प्रोजेक्ट सक्षम 2017 का प्रोग्राम है, जो रेलवे ने स्किल प्रोग्राम शुरू किया था अपने एम्प्लॉइज के लिए। रेलवे एम्प्लॉइज के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसका नाम था प्रोजेक्ट सक्षम। ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइम बाउंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिससे रेलवे के एम्प्लॉई की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़े, स्किल अपग्रेड हो पाए। तो लगभग 12.5-13 लाख एम्प्लॉई उस समय थे, उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम रेलवे का प्रोग्राम था। लगभग 9 महीने लंबा प्रोग्राम था, 9 महीने का। प्रोजेक्ट सक्षम रेलवे का प्रोग्राम 2017 में लॉन्च हुआ था स्किल डेवलपमेंट के लिए रेलवे एम्प्लॉइज के। इंडिया बांग्लादेश रेल लिंक, वैसे तो 5 अलग अलग रेल लिंक इंडिया बांग्लादेश के बीच काम करते रहे पहले से। हिस्ट्री में अगर जाएं तो इंडिया बांग्लादेश के बीच लगभग 4-5 रेल लिंक रहे हैं। 2020 में हल्दीबाड़ी चिल्हटी रेल लिंक इंडिया और बांग्लादेश ने ज्वाइंटली इनॉग्रेशन किया। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक का किसके बीच? इंडिया बांग्लादेश के बीच, इंडिया बांग्लादेश के बीच। विनिमय अब 2023-2022 तक का तो नहीं बात करेंगे, 2024 तक का मैंने आपको बताया है। 2024 तक 96% से ऊपर लिखा था डाटा हमने ऊपर। अब 20 का 19 का 18 कैसे याद करोगे? 96% के ऊपर 2024 का डाटा अगस्त तक। 2020 हल्दीबाड़ी चिल्हटी रेल लिंक इंडिया बांग्लादेश के बीच। इसके अलावा और भी रेल लिंक, अब एक रेल लिंक है जो अखौरा और अगरतला के बीच कनेक्ट कर रहे हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में। तो एक तो हल्दीबाड़ी चिल्हटी रेल लिंक 2020 में इनॉग्रेशन हो गया है और दोनों देशों ने एग्रीमेंट साइन किया था अखौरा और अगरतला को जोड़ने का रेल कनेक्शन। तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में कई रेल लिंक पर सरकार बदल गई, शेख हसीना हटा दिया गया, जो नई गवर्नमेंट आई है वो प्रो चाइना है, इंडिया को सपोर्ट वाली तो है नहीं। तो जो कई सारे प्रोजेक्ट थे वो रुक गए, कई सारे प्रोजेक्ट रुक गए। हल्दीबाड़ी चिल्हटी रेल लिंक तो 2020 में ओपन किया गया था, पर अखौरा अगरतला वाला ये डिले हो गया, मिड 2023 तक होना था शुरू, पर ये डिले हो गया है प्रोजेक्ट अखौरा अगरतला। उसके बाद नेपाल से भी रेल कनेक्शन, नेपाल में कुछ कनेक्शन तो है। एक रेल लिंक ये प्रपोजल है, शुरू होना है रक्सौल काठमांडू। कुछ नेटवर्क ऑलरेडी चल रहा है, इंडिया नेपाल कुछ नेटवर्क ऑलरेडी चल रहा है, पर एक ये प्रपोजल है कि रक्सौल से काठमांडू रेलवे लाइन बनाई जाए। डीपीआर यूपीआर का काम हो रहा है, रक्सौल काठमांडू रेलवे लिंक इंडिया नेपाल के बीच। और एक सवाल है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट के सब राज्यों को रेलवे से जोड़ना है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेलवे से जोड़ना है। और फायदा यह मिलेगा कि म्यांमार तक भी हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, नेबरिंग कंट्री तक, इधर नेपाल तक कनेक्टिविटी और बांग्लादेश तक। नॉर्थ ईस्ट पूरा रेलवे से जुड़ जाएगा, तो सिक्किम नेपाल से कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी, उधर आप म्यांमार से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और बांग्लादेश से भी। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यही है कि नॉर्थ ईस्ट तक हमारी रीच अच्छी हो जाए। और नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट जरूरी भी है, क्योंकि चिकन नेक का जो एरिया है, चिकन नेक का जो एरिया है वो नैरो सा एरिया पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। बहुत नैरो पट्टी है, इंडिया का मैप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत नैरो सी पट्टी है, चिकन नेक इसको बोलते हैं। पूरा भारत का नॉर्थ ईस्ट और बाकी भारत इस चिकन नेक से जुड़ा हुआ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर लगातार न्यूज में आता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल। तो चिकन नेक के द्वारा ही पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से जुड़ा हुआ है। अब नीचे बांग्लादेश, ऊपर चाइना, ये दोनों खुराफात करते रहते हैं कि कैसे चिकन नेक को ब्रेक किया जाए। अगर चिकन नेक ब्रेक हो गया तो नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। इसलिए इंडिया लगातार कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में चला रहा है, जिससे इंडिया की बेटर कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट से बनी रहे। हमारे राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो तो रोडवे, रेलवे, एयरपोर्ट सब कुछ बन रहा है नॉर्थ ईस्ट में।
तो कश्मीर में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी सारे काम हो रहे हैं। तो उसी कड़ी में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हार्ड टेरेन है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, बहुत मुश्किल है वो एरिया डेवलपमेंट के लिए। तो अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सारे राज्यों को 7 सिस्टर प्लस सिक्किम 8 राज्य, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम 8 राज्य जो हैं उन सबको रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाए। नॉर्थ ईस्ट में जो रेलवे की जोन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, नॉर्थ ईस्ट में जो जोन है हमारी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, हेडक्वार्टर बताना जरा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है, बोलो भाई। गुवाहाटी। और नॉर्थ ईस्ट में भी जो मेजर कनेक्टिविटी हमारे पास है, अगर नॉर्थ ईस्ट में हम मेन कनेक्टिविटी देखें तो गुवाहाटी असम के अंदर ही है, बाकी नागालैंड अरुणाचल तक तो बहुत कनेक्टिविटी नहीं थी हमारे पास। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है गुवाहाटी। वेरी गुड, गुवाहाटी ये है। तो कुछ एरिया हाल फिलहाल में कनेक्शन हुआ है। देखो, सरकार का टारगेट है कि नॉर्थ ईस्ट में जितने राज्य हैं उन सबकी राजधानी 2030 तक कनेक्ट हो जाए। नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो राज्य हैं उनकी कैपिटल्स को 2030 तक हमें कनेक्ट करना है। और कनेक्टिविटी अच्छी होने से जो नेबरिंग कंट्री हैं वहां से भी कनेक्टिविटी हमारी अच्छी हो जाएगी, सामान को लाना ले जाना आसान हो जाएगा, अपने राज्यों में भी और नेबरिंग कंट्री में भी। नॉर्थ ईस्ट के एरिया में टोटल हमारे पास 6829 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, उसमें भी ज्यादा हिस्सा असम के अंदर है। असम के अंदर हाल फिलहाल में 2023 तक अगर हम देखें तो गुवाहाटी, ईटानगर और अगरतला, ये 3 कैपिटल जो हैं ये कनेक्ट हो चुकी हैं। गुवाहाटी असम, ईटानगर अरुणाचल, अगरतला त्रिपुरा। करेंटली अभी हम देखें तो ये 3 राजधानी नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टेड हो चुकी हैं, पर अभी कई राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी को जोड़ा नहीं जा पाया है। 2030 तक टारगेट है कि सारी राजधानियां नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जोड़ दी जाएंगी। तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में रेल नेटवर्क हमारे पास इतना है 6829, ज्यादा हिस्सा असम के पास है। और 3 कैपिटल अभी तक कनेक्ट हुई हैं, गुवाहाटी, ईटानगर, अगरतला। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, त्रिपुरा की अगरतला। 2023 में कुछ डीलक्स ट्रेनें ऑपरेशंस शुरू किए गए, गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल तक, काजीरंगा नेशनल पार्क असम तक, उनाकोटी त्रिपुरा में, मेघालय के चेरापूंजी और नागालैंड के दीमापुर। डीलक्स ट्रेन ऑपरेशन शुरू किए गए हैं नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगहों पर, कामाख्या, काजीरंगा, उनाकोटी, चेरापूंजी, दीमापुर। और 2030 तक क्या है, नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं उन सबकी राजधानी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। अभी सारी राजधानियां कनेक्टेड नहीं है, तो रेलवे का प्रोग्राम है 2030 तक जितनी राजधानियां नॉर्थ ईस्ट की आपस में रेलवे से कनेक्ट कर दी जाए। और 2023 में कुछ डीलक्स ट्रेन सर्विस इन सब जगहों पर शुरू की गई है। कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में, कल मैंने बताया था सिक्किम का सिवोक रांगपो, ये पहले फेज में बन रही है 45 किलोमीटर। सिवोक रांगपो ये पहला फेज है, जा तो वो नाथुला तक रही है, तीनों फेज मिलाकर नाथुला तक जा रही है सिक्किम वाली लाइन। तो पहला फेज इसका 45 किलोमीटर का। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में और भी रेलवे लाइन बन रही है, बैराबी साइरंग मिजोरम में, जिरीबम इम्फाल लाइन मणिपुर 110 किलोमीटर लगभग, धनसिरी जुब्जा नागालैंड, ततेलिया बिरनिया हाट असम और मेघालय को जोड़ेगी। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में भी ये सब चल रहे हैं। 2030 तक टारगेट है कि नॉर्थ ईस्ट की जितनी हमारी राज्य हैं उन सबकी राजधानी आपस में जोड़ दी जाए। नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट हैं उन सब राजधानियों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। क्लियर है? अब मेरे हिसाब से इतना काफी होगा। अब किसी के दिमाग में कोई बात है, कोई शिकायत है तो बताए भाई। 3 पार्ट में पीडीएफ बनी है, तीनों को कंबाइन करके भी दे दिया, लेक्चर भी दे दिया। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे पुराना ऐतिहासिक कोई क्वेश्चन हो, चाहे करंट का हो, चाहे डाटा वाले क्वेश्चन हो, लगभग कोशिश की गई, सारे ऐड कर दिए हैं। अब 10 नंबर के लिए इससे टाइम लगाना मुझे लगता है जरूरत नहीं है। कराने को 10 क्लास भी करा दो पर वो टाइम वेस्टेज है, क्योंकि जो बाकी सब्जेक्ट है वो अच्छे से कर लो। 10 में से 7 तक क्वेश्चन बन जाए, बहुत अच्छा स्कोर है इसके अंदर।
भाई ऑप्टिमम स्ट्रेटजी तो यही है ना कि कितना टाइम दे रहा हूँ, कितने नंबर आ जाए। इसके ऊपर आप 20 घंटे और लगा दोगे, हो सकता है एक आध क्वेश्चन और बन जाए, पर गारंटी नहीं कि 10 के 10 बनेंगे। चाहे कितना ही पढ़ लो, 100 घंटे ही पढ़ लो, 10 के 10 गारंटी कोई नहीं कर सकता। और जो 7 बनने हैं वो इतने से ही बन सकते हैं। कोशिश मैंने पूरी की है कि लगभग सारा एरिया कवर कर दिया जाए। ठीक, चलो, तो जो ये कमिट किया था मैंने यूट्यूब पे और आपका ऐप में, ये सब कवर हो जाएगा, ये कंप्लीट। एसएससी जेई का देखो फॉर्म ओपन हो गया है ऑलरेडी, बैच हमने पहले ही शुरू कर रखा है। रीजनिंग हो गया, एफटी अभी चल रहा है, जीएस के कुछ सब्जेक्ट उसमें हो चुके हैं। एसएससी जेई की तैयारी पहले ही शुरू करनी थी, मैंने बताया था, पर अभी भी टाइम आपके पास है उसके लिए, कल फॉर्म भी ओपन हो गया। तो एसएससी जेई का अभी करंट अफेयर परसों से क्लास शुरू होगी। करंट अफेयर बीच बीच में क्लास चलती रहेगी। 10 मई तक का पढ़ाया था मैंने, अब 10 मई से लेके और अभी जितने दिन क्लास कराऊंगा जुलाई तक का, 10 जुलाई से पहले पहले तक का मान लो, तो मई जून जुलाई जब तक क्लास कराऊंगा तब तक का डाटा करा दूंगा मैं। तो कुछ डाटा भी तैयार हुआ है, कल भी इस पे काम करूंगा मैं, परसों से क्लास शुरू हो जाएगी। इसका लेक्चर 1 पहली क्लास होगी परसों, तो 3 तारीख को 6:30 PM। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि भाई सारी क्लास यूट्यूब पे होगी, करंट अफेयर भी सारा कुछ, अब नहीं। जो कमिट किया था वो ऑलरेडी दे दिया गया है। अब ये सब आरोहण पे चलेगा तो आरोहण की क्लास रहेगी, सारा कुछ यूट्यूब पर एक्सपेंड मत करिएगा। तो करंट अफेयर मई जून जुलाई जो मैंने बोला था, पार्ट 1 इसका 3 तारीख को 6:30 बजे होगा। 3-4 लेक्चर होंगे, 3 क्लास में आप मई जून जुलाई फर्स्ट वीक तक पूरा हो जाएगा। तो हर 2-2 महीने में करंट अफेयर करके अपडेट करते चलेंगे। तो एसएससी जेई हो, चाहे आरओ का पेपर हो, जो भी एग्जाम है अभी हाल फिलहाल में, सबको कवर कर लेगा। और जो पेपर होंगे उसमें लास्ट का 1 महीने का करंट नहीं पढ़ना। जैसे 28 जुलाई का पेपर है तो 20 जून के बाद का नहीं पढ़ना। जो ये वाले पेपर लगभग लास्ट का 1 महीना नहीं पढ़ना है, अभी जो फिलहाल एग्जाम्स है। बीपीएससी यही है तो उसमें 10 जून के बाद का मतलब का नहीं है, 10 जून के बाद का उनके मतलब का नहीं। ठीक है, चलो क्लास एंड करें सेशन। कुछ पूछना है किसी को? एसएससी जेई की अप्रोच क्या रहेगी, इस पे सेशन कल रखेंगे। एसएससी जेई की अप्रोच क्या रखनी है, आरोहण पे जो बैच चल रहा है उसमें क्या हमारा प्लान है, कल इस पे सेशन रखेंगे। हो सकता है मॉर्निंग में रखें 11 बजे के आसपास। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।